आज के टाइम पे मेरा घर बना हुआ, आज भी उस जगह का नाम, जगह वहाँ पर वरियाल अव्वल और वरियाल दूम होगा, एग्रीकल्चर किस्म ही लिखी गई है मेरी, और मैं काशत में डाला हूँ। और वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए है, वहाँ उस पर मकान बना है। अगर आप उस पर लिख देंगे मकान बना है, ये अपडेट करने में गवर्नमेंट की बड़ी जो है ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपडेट नहीं किया हुआ। आप मुझे बताओ, पूरा जम्मू, आप यहाँ की बात मत करो कि ओरसन म्यूनसिपलिटी की, आप ग्रेटर कैलाश पूरा ले लो, हमारे पास फ़र्द आते हैं, आप विद इन म्यूनसिपलिटी में जितने भी एरिया ले लो जहाँ पर घर बने, उन एरिया को भी एग्रीकल्चर माना जा रहा है। वही हिसाब आज के टाइम पे खेती बाड़ी सालों में नहीं हुई, उनको भी एग्रीकल्चर। हाँ, वहाँ जहाँ घर बने वहाँ लिखा गया वरियाल अव्वल। मैं बोल रहा हूँ मेरे घर के अंदर, मैं आज आप गुरदौरी दिखाता हूँ, मेरी डबल मंजिल बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर वरियाल दूम लिखा हुआ है कि 2 साल में 2 बार फसल लगती है। तो आप हिसाब लाओ, रेवेन्यू अथॉरिटी की ये हाल है। और यही चीज़ जो है आज के टाइम पे, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल आ रही है आज के टाइम पे। जो रेट लिस्ट का सर्कुलर रेट दिया हुआ है आपने डीसी स्टाम्प ने, आप उसके ऊपर देखें, वहाँ पर 2 ही एरिया बाइफिकेट किए हैं विद इन म्यूनसिपलिटी में, और रेजिडेंटल कमर्शियल, और आउटसाइड म्यूनसिपलिटी में अप टू 1 कनाल में रेजिडेंटल और कमर्शियल शो किया। जब आप एक एरिया को रेजिडेंटल और कमर्शियल डिक्लेयर कर रहे हो अप टू 1 कनाल, तो आपका वो चीज़ कंट्राडिक्ट हो रही है इस ऑर्डर के साथ। एक चीज़ तो मुझे बताओ, लट्ठा मसावी गुम हुआ तो आज तक वहाँ रजिस्ट्रेशन क्यों हो रही थी? फिर तो इंक्वायरी हो के सब लोग अरेस्ट होने चाहिए, तहसीलदार पटवारी जिन्होंने फ़र्द काटे। अगर लट्ठा मसावी नहीं था, अगर काफ़ी टाइम से टॉर्न था, वो बोलते फटा हुआ है, मसावी लट्ठा एक जगह पे नहीं होता। यहाँ पर सेटलमेंट तहसील ऑफिस, सेटलमेंट का ऑफिसर है, वहाँ भी दूसरा लट्ठा होगा। अगर लट्ठा गायब था, मान लेते हैं लट्ठा नहीं था वहाँ पर, तो कैसे फ़र्द काटते रहे? तो अभी तक अगर उन्होंने 2 महीने में अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, इंक्वायरी नहीं बैठी। और अगर फॉर एग्जांपल इंक्वायरी बिठानी थी, आप एक ऑर्डर निकालते कि भाई फ़र्द बैन करते हैं हम इस एरिया के, पार्टिकुलर एरिया के, 2 एरिया के, पार्टिकुलर एरिया जो सुजमा और चवादी है उसका फ़र्द बैन करते हैं। आपने तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं निकाला जिसके निस्बत आप वहाँ का लोगों को फ़र्द रोक सकते हो। एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने कानून बनाया, जिसमें बताया कि किस तरीके से अगर किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो कन्वर्जन का कानून क्या रहेगा, कैसे परमिशन ली जाएगी अगर आपको अपना घर भी बनाना है तो, और कितने मरले पर अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने को लेकर तो कानून बताया, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड को अगर 16 मरले के अंदर अंदर, जो कि बार सेट किया गया है इस कानून में, उससे कम की ज़मीन को अगर बेचना या ख़रीदना है तो कानून क्या होगा, इसने बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दी है। जिस वजह से वो वकील जो लैंड रजिस्ट्रीज़ में भी डील करते हैं और जो अपने क्लाइंट्स को बताना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से अगर एग्रीकल्चरल लैंड इतने मरले की बेचनी है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो खुद भी कंफ्यूज हैं, और जो सब रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने ये रजिस्ट्री करनी है वो खुद भी कंफ्यूज हैं। इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ हैं एडवोकेट अजहर। अजहर जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कोशिश की कोई इस तरीके की एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने की या बिकवाने की अपनी क्लाइंट के बिहाफ पर, क्या परेशानी आती है? बेसिकली मैम देखो, एक्चुअली क्या था, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उससे पहले क्या होता था कि लैंड एलिनेशन जो 4 कनाल तक था, 4 कनाल के अंदर जो भी लैंड होती थी वो रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी। उसके लिए कन्वर्जन के लिए हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एग्जांपल ले लो कि एक कनाल की जगह, हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले मैंने 1 कनाल जगह की एक रजिस्ट्रेशन करवाई, सेल डीड करवाई अपने नाम पे। उस ज़मीन के ऊपर या उस फ़र्द के ऊपर जब एक तहसीलदार ने या पटवारी ने फ़र्द काटा, वो उस लैंड एलिनेशन एक्ट के मुताबिक काटा कि ये ज़मीन जो है वो रिहायशी पर्पज़ के लिए बिक रही है। अगर वो लैंड मैंने रिहायशी पर्पज़ के लिए ख़रीदी है, अगर वो रिहायशी पर्पज़ खरीदने के बाद वो एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आगे रिहायशी पर्पज़ के लिए खरीदी गई और उसका इंतकाल भी सेल डीड होने के बाद उसका रिहायशी पर्पज़ के लिए माना गया कि रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए खरीदी। आज के टाइम अगर वो ज़मीन मुझे उसमें से 1 कनाल में से 5 मरले या 10 मरले ज़मीन बेचनी हो, तो मुझे उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो पिछले दिनों में एक ऑर्डर आया रीऑर्गेनाइजेशन, ये 15 जनवरी को एक ऑर्डर दिया जो कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनटू नॉन एग्रीकल्चर रेगुलेशन रूल्स जो निकाले हैं गवर्नमेंट ने, उसमें सेक्शन 3 में या बाकी सेक्शंस में कहा गया है कि आपको कहाँ कहाँ तक ज़मीन के ऊपर घर बना सकते हो और बेच सकते हो। बट उसमें एक कन्फ्यूज़न की उन्होंने, कन्फ्यूज़न ये की है कि उन्होंने एक सेक्शन 3 में मेंशन किया है कि 16 मरले से नीचे या 400 स्क्वायर फीट मीटर से नीचे जो ज़मीन होगी उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो आप रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए घर बनाएं, चाहे किसी भी यूजेज के लिए आप 16 मरले से नीचे आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ तो ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक सेक्शन 133 में भी ये लिखा हुआ, उसके मुताबिक ये कहा है, बट वहाँ पर ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है जिससे ये पता चले जाए कि लैंड एलिनेशन जो है, आपने अगर उस लैंड को एलिनेट करना है तो वो कितने मरले के अंदर कर सकता है। तो अगर देखा जाए
अगर आप ग्राउंड लेवल पे या वहाँ के सब रजिस्ट्रार हैं, मेरी उनसे भी डिस्कस होती है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट्स, उनको पता भी है, क्योंकि जब इंसान ग्राउंड लेवल पे, जैसे आप मीडिया में ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, मुझे नहीं पता है, मैं आपको बताऊं ऑनलाइन पोर्टल में इनका शो हो रहा है 1 कनाल से नीचे रेजिडेंटल और कमर्शियल। डीसी स्टाम्प का रेट लिस्ट आती है, जो रेट्स को डिस्क्राइब किया है, अगर विद इन म्यूनसिपलिटी में है तो 2 ही एरिया डिस्क्राइब किए हुए हैं, रेजिडेंटल और कमर्शियल। और ओरसन म्यूनसिपलिटी में अप टू 1 कनाल रेजिडेंटल कमर्शियल और उससे ऊपर माना जाता है। उसी हिसाब से ये रेट लिस्ट अपडेट हुए हैं आपके एनडीजीआरएस की साइट के ऊपर। आप हमसे रेजिडेंटल और कमर्शियल का रेट भी ले रहे हो और आप हमें कहते हो 5 मरले के लिए परमिशन भी लें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पब्लिक ना। अगर आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स में कोई लैंड जो पहले कभी एग्रीकल्चरल हुआ करती थी, अब रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की गई है, उसे अभी भी एग्रीकल्चरल ही माना जा रहा है? हाँ, ये बड़ी दुख की बात है कि देखो, आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू अथॉरिटी को हर 2 साल के बाद, हर 3 साल के बाद ज़मीन की क्लासिफिकेशन को चेंज करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर घर बन गया तो वो रिहायशी हो गया। या आप एक चीज़ मानो मेरी बात, जम्मू डेवलपमेंट एक्ट किस लिए बना है? जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट इसीलिए बनाया है, वो हमें बताता है कि भाई कौन कौन से एरिया में रेजिडेंटल होगा और कहाँ कमर्शियल होगा। फॉर एग्जांपल जब एक एरिया वार्ड डिक्लेयर हो जाती है, फॉर एग्जांपल इस टाइम सबसे लास्ट वार्ड मेरे हिसाब से 75 वार्ड है, अगर आपने उसको वार्ड डिक्लेयर किया है तो वो एरिया ही जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के मुताबिक रेजिडेंटल और कमर्शियल माना जाएगा, वहाँ एग्रीकल्चर लगेगा नहीं। क्योंकि सेक्शन 11A जो इंसर्ट हुई है जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में, जो अमेंडमेंट होने के बाद उसमें क्लेरिफिकेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने और उस कानून में दी हुई है कि जो एरिया विद इन म्यूनसिपलिटी या मास्टर प्लान और जोनल प्लान में आएंगे उन एरिया में लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं लगेगा और अदर अलाइड्स एक्ट नहीं लगेंगे। तो इट मीन्स देयर इज नो बार फॉर एलिनेशन ऑफ लैंड इन विद इन द म्यूनसिपलिटी एरिया, विद इन द मास्टर प्लान एरियाज। लेकिन जब आप करने जाते हैं लैंड को एलियनेट करने जाते हैं, तब आपसे ये कहा जाता है कि भाई ये एग्रीकल्चरल लैंड है, पहले परमिशन होगी, उसके बगैर नहीं की जाएगी। मैम, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब फ़र्द कट जाए तो सब रजिस्टर को डॉक्यूमेंट रोकना नहीं चाहिए। पहले तो ये अगर पॉलिसी देखनी है या परमिशन की देखनी है, ये तहसीलदार को देखनी चाहिए जिसने कंपिटेंट अथॉरिटी है जो फ़र्द इशू करती है। अब सब रजिस्टर के पास फ़र्द इशू होके आ भी जाता है तो फ़र्द सब रजिस्ट्रार को भी ये चीज़ देखनी होती है कि भाई ये लैंड जो है पहले एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हुई है या नहीं हुई है। अगर वो लगती है कि रेजिडेंटल पर्पस के लिए यूज़ हुई है तो वो रजिस्ट्री कर देते हैं लोगों की सहायता के लिए, लोग जो कि लोगों को हरासमेंट ना हो। कि सब रजिस्टर ये नॉलेज रखते हैं क्योंकि वो डेली इस चीज़ को डील कर रहे हैं, क्योंकि वो पोर्टल में बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर रहे हैं। उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया जिसमें वहाँ पर क्लेरिफिकेशन नहीं है कि वो कितनी ज़मीन, चलो बताया गया है कि जो 133A के मुताबिक 16 मरले से नीचे जो है आप कुछ भी बना सकते हो, बट एलिनेशन का कहीं जिक्र नहीं है। बट लैंड एलिनेशन में कहाँ बार है? लैंड एलिनेशन अभी भी तो रिपील्ड नहीं हुआ ना, लैंड एलिनेशन एक्ट अभी भी है, पर गवर्नमेंट ने उसके लैंड एलिनेशन एक्ट का भी जिक्र नहीं किया है इसके अंदर के उसके मुताबिक कितने मरले तक बंदा ज़मीन बेच सकता है। लेकिन इससे पहले भी जो कानून आया था उसमें बताया भी गया था कि अगर किसी एग्रीकल्चरिस्ट को भी अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बेचनी है, किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए बेचनी है, तो वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कैसे लैंड खरीद सकता है? तो उस कानून का क्या इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जा सकता? मैं मानता हूँ जो अक्टूबर में ऑर्डर आया था उसमें एक तो क्लेरिफिकेशन पूरी क्लियर थी उस ऑर्डर में कि वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ऑर्डर था, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए नहीं था। अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट है वो 16 मरले तक जगह अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं है, वो रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए खरीदेगा तो फिर बाहर होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे फादर के नाम पे इस टाइम कल्टीवेशन में कोई लैंड है, 10 कनाल है, 5 कनाल है, तो मैं भी एज ए एक एग्रीकल्चरिस्ट माना जाऊंगा क्योंकि उस कल्टीवेशन के खाने में जो काश्तकार के खाने में मेरे फादर का नाम है, तो मेरे लिए तो वहाँ भी बाहर नहीं था। यही चीज़ डिस्कस करने के बाद वहाँ के जो सब रजिस्ट्रार थे वो 16 मरले से नीचे रजिस्ट्रेशन करते थे। और मेरा जो मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस भी है एज ए कानून भी, अगर गवर्नमेंट ने ये पोर्टल पे ये चीज़ें दी हुई हैं, 1 कनाल तक एग्रीकल्चर है, आपके रेट लिस्ट के ऊपर आप रेट लिस्ट चेक करें आज, अगर आप देंगे या गवर्नमेंट, मेरे इस माध्यम से बोलूँगा, अगर गवर्नमेंट देखें आपका जो रेट लिस्ट का सर्कुलर रेट दिया हुआ है आपने डीसी स्टाम्प ने, आप उसके ऊपर देखें, वहाँ पर 2 ही एरिया बाइफ्रिकेट किए हैं विद इन म्यूनसिपलिटी में और रेजिडेंटल कमर्शियल, और साइड म्यूनसिपलिटी में अप टू 1 कनाल में रेजिडेंटल और कमर्शियल शो किया। जब आप एक एरिया को रेजिडेंटल और कमर्शियल डिक्लेयर कर रहे हो अप टू 1 कनाल, तो आपका वो चीज़ कंट्राडिक्ट हो रही है इस ऑर्डर के साथ। मतलब रिकॉर्ड्स में ही कन्फ्लिक्टिंग है कि एक ही ज़मीन को आप रेजिडेंशियल भी नहीं कह सकते और एग्रीकल्चरल भी नहीं कह सकते। में नहीं हो रही है, जैसे इनका सर्कुलर्स आ रहे हैं, जैसे ये अभी पीछे नोटिफिकेशन आई जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट करने के लिए, नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ पर क्या है कि 16 मरले तक, 16 मरले से नीचे जो है आप क्या करेंगे, यूजेस के लिए सिर्फ रेजिडेंटल करेंगे, एलिनेशन नहीं कर सकते। बट आप अपने डीसी जो आपका सर्कुलर आता है रेट लिस्ट का, आप उसके ऊपर बोल रहे हैं अप टू 1 कनाल जो है वो एग्रीकल्चर और रेजिडेंटल और कमर्शियल है, तो 1 कनाल तक इसका मतलब हम बेच सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ को रेजिडेंटल कमर्शियल किया, वो ज़मीन एग्रीकल्चर रही ही नहीं है, तो फिर बाहर किस बात का? ये कंट्राडिक्ट हो रहा है ना इनका।
स्टैम्प ड्यूटी के मामले में क्या किया जा रहा है? अब जैसे कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जिसे रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उसे अगर लैंड यूज़ चेंज करना है, उसे बेचना है, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी भी आपको एडिशनल देनी पड़ रही है कि आपको पहले लैंड यूज़ चेंज करवाना है, उसके लिए भी आपको 5% देना है? नहीं, बेसिकली स्टाम्प ड्यूटी तो उतनी ही पड़ रही है 7%, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 1.2 यानी लाख रुपए पे 1200 रुपये होती है। बट आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है लैंड यूज़ के लिए, जो एग्रीकल्चर को कन्वर्जन के लिए देना पड़ रहा है। अब एक आप देखो गवर्नमेंट ने क्या किया इस टाइम, जिन जगह का एरिया 40 लाख रुपए कनाल था उसको 80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए पर कनाल कर दिया। अब आप फॉर एग्जाम्पल लो, आप ही एक 5 मरले या 10 मरले की जगह खरीदते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, उस 10 मरले के लिए आपको 7% स्टाम्प ड्यूटी अलग देनी है, 1.2% अलग रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है, और आपको कन्वर्जन के लिए अलग पैसे देने। तो आप ज़मीन कैसे करोगे? एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम बड़ा इजी प्रोसेस किया, नो डाउट ऑनलाइन से ये इजी हुआ लोगों के लिए, जो पोर्टल ऑनलाइन होने की वजह से रजिस्ट्रेशन में इजी हुआ लोगों के लिए, बट आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई 2 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर कैसे होगी? 1 महीना तो आपने जो नया वो रूल्स निकाले, रेगुलेशन निकाले जो कन्वर्जन के लिए, उसमें तो आपने 1 महीने का टाइम रखा कि विद इन 1 मंथ में हम डिसाइड करेंगे इस एप्लीकेशन को। 3-4 मीटिंग्स होंगी, उसमें डिसाइड करेंगे। उसमें जल शक्ति के पास एनओसी के लिए जाएगी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनके पास जाएगी, उनसे जब एनओसी आएगी उसके बाद डिसाइड होगा कमेटी से। फिर तो लोग तो ज़मीन खरीद नहीं पाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको क्या लगता है इसका हल क्या होगा कि क्लैरिटी के साथ बता दिया जाए कि कौन सी लैंड को एग्रीकल्चरल माना जाए और कौन सी लैंड को एग्रीकल्चरल ना माना जाए? वही एक क्लैरिटी लाएगा इस बात में कि कितने तक ज़मीन जो अगर आप एलियनेट कर रहे हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 16 मरले तक तो, जो मैं एज ए लॉयर कहूँगा, 16 मरले तक तो परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इवन दो 1 कनाल तक नहीं होना चाहिए, जो इनके सर्कुलर रेट्स हैं 1 कनाल से नीचे हमेशा रेजिडेंटल और कमर्शियली मानी जाती है। वो NDGRS के पोर्टल पे भी है और ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा होता है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि इनको एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर आनी चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आप एक 16 मरले देखो, स्मॉल पीस ऑफ लैंड कभी एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती है, वो आप खुद भी कह रहे हो आपकी रेट लिस्ट के हिसाब से और एक्ट के हिसाब से। जब स्मॉल पीस ऑफ लैंड एग्रीकल्चर हो नहीं सकती तो आप उसके लिए परमिशन क्यों लेनी? परमिशन होनी चाहिए, अगर हो भी तो 1 कनाल से ऊपर आप रख सकते हो, 2 कनाल से ऊपर परमिशन लेने के लिए। फिर इंसान ले, किसी ने एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी हो, या एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 10 कनाल 15 कनाल ज़्यादा बिग चंक ऑफ लैंड एग्रीकल्चर क्लैरिटी के साथ डिफाइन कर दिया जाए कि जो ज़मीन अभी कल्टीवेट हो रही है उसी को एग्रीकल्चरल माना जाए। बिल्कुल, जो रिकॉर्ड में देखो, यहाँ आज के टाइम पे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अपडेट नहीं है रेवेन्यू का। देखो आज के टाइम पे मेरा घर बना हुआ, आज भी उस जगह का नाम, जगह वहाँ पर वरियाल अव्वल और वरियाल दूम होगा, एग्रीकल्चर किस्म ही लिखी गई है मेरी, और मैं काशत में डाला हूँ, और वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो रेजिडेंटल पर्पज़ के लिए है, वहाँ उस पर मकान बना है। अगर आप उस पर लिख देंगे मकान बना है, ये अपडेट करने में गवर्नमेंट की बड़ी जो है ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपडेट नहीं किया हुआ। आप मुझे बताओ, पूरा जम्मू, आप यहाँ की बात मत करो कि ओरसन म्यूनसिपलिटी की, आप ग्रेटर कैलाश पूरा ले लो, हमारे पास फ़र्द आते हैं, आप विद इन म्यूनसिपलिटी में जितने भी एरिया ले लो जहाँ पर घर बने, उन एरिया को भी एग्रीकल्चर माना जा रहा है। वही हिसाब आज के टाइम पे खेती बाड़ी सालों में नहीं हुई, उनको भी एग्रीकल्चर। हाँ, वहाँ जहाँ घर बने वहाँ लिखा गया वरियाल अव्वल। मैं बोल रहा हूँ मेरे घर के अंदर, मैं आज आप गुरदौरी दिखाता हूँ, मेरी डबल मंजिल बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर वरियाल दूम लिखा हुआ है कि 2 साल में 2 बार फसल लगती है। तो आप हिसाब लाओ, रेवेन्यू अथॉरिटी की ये हाल है, और यही चीज़ जो है आज के टाइम पे जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल आ रही है आज के टाइम पे। जो अब जैसे सरकार ने ये भी डिज़ाइन किया है कि जो गैर मुमकिन खड़ है, नाले हैं, दरिया हैं, उन्हें अपडेट किया जाएगा, मालूम किया जाएगा कि कौन सी ज़मीनें अब वो नहीं रही हैं। आपको लगता है कि एग्रीकल्चरल लैंड के मामले में भी इसी तरीके कोई आदेश अगर दे दिया जाए कि सारा रिकॉर्ड अपडेट किया जाए, जो लैंड एग्रीकल्चर रही नहीं है उसे रिकॉर्ड से माइनस कर दिया जाए एज एग्रीकल्चरल लैंड, उसे चेंज कर दिया जाए, लिख दिया जाए कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया हो जाए हैं? बिल्कुल, कानून तो यही तो कहता है कि आपने इस चीज़ को अपडेट करना है। आपके पास रिकॉर्ड है, आपके जब आपके पास एक किसी ज़मीन का इंतकाल चढ़ रहा है, उसके ऊपर घर बना है, तो आपको उस रिकॉर्ड के ऊपर चढ़ाना है कि भाई इस घर के अंदर यहाँ मकान है। आप वहाँ पर खुद कास्ट लिखा है, मौके पर आप ज़मीन किस्म लिखा जाता है वरियाल अव्वल, अब वहाँ पर मकान भी लिखा जा सकता है। कई जगह पे हमारे पास ऐसी गुरदौरियाँ आती हैं जहाँ पर मकान लिखा होता है, बट वो अपडेट हुए होते हैं। अभी तक कई जगह पे जो है अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये आज प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात, आप देखो, काफ़ी 2 साल हो गए ये सिस्टम को चेंज होते हुए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अभी तक ये एक्ट में, जब लैंड रेवेन्यू एक्ट जब स्टार्टिंग में आया था तब से ही ये एक्ट था, बट आज तक वो रेजिडेंटल के लिए ज़मीनें बिकती रही। बट जब ये ऑर्डर आया 15 जनवरी को, उसके बाद इन्होंने ये चीज़ किया। मुझे लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए कि लैंड एलिनेशन जो है वो इतने मरले तक होनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत हो।
उसके अलावा भी क्या ज़मीनों के मामले में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर फ़र्द ना कट रहे हों, कहीं पर और कोई परेशानी आ रही हो? हाँ मैम, पल्लवी मैम, एक बड़ी दुख की बात है और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया था कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजम है या कोई भी पटवारी या कोई पब्लिक सर्विस गारंटी है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, सॉरी, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आपको अगर किसी फ़र्द के लिए अप्लाई करना है तो 15 दिन के अंदर आपको वो फ़र्द बन के वापस मिलेगा। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट का जो खास पार्टिकुलर 2 एरिया के लिए, सुजमा और चुवादी के लिए, वहाँ पर 4 नवंबर के बाद आज तक कोई फ़र्द नहीं काटा। आपकी राइट टू प्रॉपर्टी का एक राइट है, आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हो और वो आज आपके पास अधिकार नहीं है इस गवर्नमेंट के होते हुए। जो गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हम लोगों के साथ यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों के साथ बड़ा ईजी प्रोसेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का ईजी प्रोसेस कर रहे हैं, लोगों को जो है बड़ी प्रॉपर्टी में ज़मीन नहीं बेच पा रहे लोग। आज के टाइम पे वहाँ तो फ़र्द नहीं कट रहा। और इतनी अनफॉर्चुनेट बात है, ये मैंने ट्विटर पे भी लिखा था कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो फिर आपने ये फ़र्द बंद क्यों रखा? लेकिन वहाँ पर कुछ पिछले दिनों एक मसला हुआ था जब डिवकॉम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, तो कहा गया था कि यहाँ पे लट्ठा मसावी गुम हो चुका है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे। क्या वो मसला है, उस वजह से ये फ़र्द नहीं कट रहा है और कोई मसला है? मैम एक चीज़ तो मुझे बताओ, लट्ठा मसावी गुम हुआ तो आज तक वहाँ रजिस्ट्रेशन क्यों हो रही थी? फिर तो इंक्वायरी हो के सब लोग अरेस्ट होने चाहिए, तहसीलदार पटवारी जिन्होंने फ़र्द काटे। अगर लट्ठा मसावी नहीं था, अगर काफ़ी टाइम से टॉर्न था, वो बोलते फटा हुआ है, मसावी लट्ठा एक जगह पे नहीं होता। यहाँ पर सेटलमेंट तहसील ऑफिस, सेटलमेंट का ऑफिसर है, वहाँ भी दूसरा लट्ठा होगा। अगर लट्ठा गायब था, मान लेते हैं लट्ठा नहीं था वहाँ पर, तो कैसे फ़र्द काटते रहे? तो अभी तक अगर उन्होंने 2 महीने में अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, इंक्वायरी नहीं बैठी। और अगर फॉर एग्जांपल इंक्वायरी बिठानी थी, आप एक ऑर्डर निकालते कि भाई फ़र्द बैन करते हैं हम इस एरिया के, पार्टिकुलर एरिया के, 2 एरिया के पार्टिकुलर एरिया जो सुजमा और चुवादी है उसका फ़र्द बैन करते हैं। आपने तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं निकाला जिसके निस्बत आप वहाँ का लोगों को फ़र्द रोक सकते हो। क्योंकि वहाँ तो हर फ्रॉड थोड़ी है, हर किसी की ज़मीन है, उसके बाद अपना मकान है, वो बेचने जाता है, वो क्यों नहीं बेचे? ऐसा बार नहीं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये हो रहा है कि लोगों को अपनी ज़मीन बेचने और ख़रीदने में जो है बार किया जा रहा है विदाउट एनी गवर्नमेंट ऑर्डर। अपनी ही ज़मीन जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, वही खरीद बेच नहीं पा रहे। हाँ, बड़े दुख की बात है आज के टाइम पे। तो लोग बड़े मजबूर हैं। आप देखो, कोई प्रॉपर्टी डीलर क्यों आगे आएगा? उसने तो काम करवाने गवर्नमेंट से। वहाँ तहसीलदारों से कौन पंगा लेगा, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन से वो क्यों पंगा लेगा? मैं बीइंग एडवोकेट इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट डेली शिकायत लेके आते हैं। और अगर बीइंग एडवोकेट नहीं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग भी मुझे उन लोगों की बात रखना मीडिया के थ्रू आना चाहिए सामने। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि किस तरीके से जो नए कानून, नए सर्कुलर्स निकाले गए हैं, उसके रेपरकशंस ये निकल रहे हैं कि आम लोगों को अपनी ही ज़मीन खरीदने और बेचने में परेशानी आ रही है। कि एग्रीकल्चरल लैंड जो सालों से कभी जिस ज़मीन पर खेतीबाड़ी नहीं हुई, कागज़ों में वो ज़मीन भी एग्रीकल्चरल है, उसके भी अगर आपको खरीदना है, बेचना है या फिर उसका लैंड यूज़ चेंज करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। और ख़रीदने और बेचने के मामले में जैसे इन्होंने बताया कि कन्फ्यूजन ही बनी हुई है कि कितने ज़मीन तक अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको परमिशन चाहिए, फिर किससे परमिशन चाहिए, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, किस पर्पज़ के लिए बेचेंगे तो परमिशन मिलेगी। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जिसमें थोड़ी क्लैरिटी अगर सरकार लाए तो आम लोगों को भी राहत मिलेगी और साथ ही में वो रेवेन्यू के ऑफिसर्स जो इस समय रजिस्ट्री कर रहे हैं वो भी राहत की सांस लेंगे।